हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम चैनल लॉन्च पैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। वट एवर वी आर गोइंग टू प्रॉमिस हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। Hello everyone, welcome to Launchpad Education. In this video today we are going to do the topic of cybersecurity. Cybersecurity का ये जो topic है, this is very important from the exam point of view. हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर जीएस पेपर 3 का ये पार्ट है, तो उस सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो आज हम सारे बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इस वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, इसके बेसिक्स क्या हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसका क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ रहा है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग वाइल having such attacks on our cyberspace. And then we are going to do certain solutions, certain suggestions that are important for India to succeed in tackling such instances, in tackling such incidents. And lastly, we are going to do some practice questions related to this topic. So let us start with this topic and let us understand what is cyberspace. So the term cyber is used in relation to the culture of the computers, the information technology that we are using today, the virtual reality technology that we are using, जिसके अंदर कंप्यूटर्स जो हैं हमारे आपस में कनेक्टेड हैं, हम बहुत सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी रन कर रही है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर। ये सारे के सारे सिस्टम्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, साइबर। दैट इज, एंड व्हेन दिस स्पेस इज यूज्ड इट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। सो बेसिकली अगर इसको सिंपल शब्दों में हम कहना चाहें तो इट इज द कनेक्टेड इंटरनेट इकोसिस्टम। सो दिस इकोसिस्टम इज कॉल्ड साइबर स्पेस। एंड व्हेन वी आर प्रोटेक्टिंग दिस साइबर स्पेस from certain attacks, from certain adversaries, then the topic is called cybersecurity. So cybersecurity is protecting this cyberspace, including the critical information infrastructure from attack, damage, misuse, and economic espionage. So इसको थोड़ा elaborated तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, हमारा पावर सिस्टम्स हो गए, एनर्जी सिस्टम्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। सो एवरीथिंग दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इंडिया, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आर डेली लाइफ, ऐसे जितने भी सिस्टम भारत के अंदर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल्सो, दिस इंक्लूड्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसे सिस्टम के ऊपर जब भी कभी अटैक्स होते हैं, किसी तरह का कोई डैमेज किसी भी और कंट्री के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा अगर किया जाए, तो हम उस टॉपिक को, हम उस एरिया को कहते हैं साइबर अटैक। और इसी को प्रोटेक्ट करना है हमें, इसी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है हमें, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज साइबर सिक्योरिटी, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट
अभी ये रिपोर्ट कुछ समय पहले 2017 की है ये, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के अंदर जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओवर द पास्ट 10 years it's been in millions of numbers. There has been in the past 1 year threefold increase in the cyber attacks in India, and it is around 1.16 million. So that is a very, very huge number. So such a rise in the cyber attacks indicate that भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन साइबर अटैक्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। हम लोग बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल हम इसलिए भी हैं क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा डेटा जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस हमारे पास स्टोर्ड हैं, व्हिच इज़ व्हाई ये अटैक्स जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ इन द पास्ट 1 ईयर, in the COVID times, we have seen a lot number of attacks, and which is why this we can see this number of threefold increase in the cyber attacks. Now let us see how these cyber attacks expose us to the world. What do these cyber attacks do? बहुत सारी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन होती हैं। हमारी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि हमारा डेटा हो गया, हमारे नेम्स, हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर्स, हमारी ईमेल आईडीज़ जो एक्सपोज़ हो सकते हैं। देन हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ एटसेट्रा, ये सब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ द बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, हमारे आईपी या दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। दिस इज़ अ ग्रेट एसेट टू अ बिज़नेस। देयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, देयर कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है, ये सब की सब एक्सपोज़ हो जाती हैं साइबर अटैक्स के अंदर। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा एक स्पाईवेयर के बारे में जिसका नाम था पेगासस, जिसने भारत के ऊपर अटैक किया था। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जिनकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक्सपोज़ हो गई थी। ना ही सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के और भी ऐसे नामी-गिरामी लोग थे जिनके ऊपर इस स्पाईवेयर के द्वारा अटैक किया गया था। इसकी डिटेल्ड वीडियो जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो बेस्ड अपॉन द मोटिव कि किस तरह का आप साइबर अटैक करना चाहते हैं, हमारे पास 4 तरह के साइबर थ्रेट्स हैं। पहला, साइबर एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब होता है स्पाई करना, यानी किसी के ऊपर जासूसी करना। तो ये ऐसा एक साइबर अटैक यहाँ पर किया जाता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर सेंड किया जाता है जिसके अंदर हमारी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, या तो वो इंडिविजुअल्स की या किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट्स की, किसी पॉलिटिकल पर्सन्स की एक्सपोज हो जाती है, और इस केस में हम इस अटैक को कहते हैं साइबर एस्पियोनाज। तो देखते हैं कि साइबर एस्पियोनाज का अटैक अगर किसी पर्सन के ऊपर या किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक पर्सन की फोटोज, वीडियोज एक्सपोज हो सकती हैं, उसे किसी तरह का ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, उसको स्पाई किया जा सकता है। सेकेंडली, गवर्नमेंट्स को जब ऐसे स्पाई किया जाए तो इन दैट केस बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है भारत से रिलेटेड, हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो यहाँ पर एट स्टेक आ जाते हैं, राइट? So this topic is very, very important from the internal security point of view, and that is why we need to take certain steps in this direction. Next is cyber attack. साइबर अटैक को आप साइबर क्राइम की तरह भी समझ सकते हैं। इसके अंदर अटैकर जो है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर, जो भी उसका टारगेट है, उसको अटैक करना चाहेगा। उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो उसके कंप्यूटर नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसके अंदर हो सकता है कि वो पर्सन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, और वो पर्सन जो है उसको यूज नहीं कर पाएगा, राइट? नेक्स्ट इज साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर आजकल बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे पावरफुल देश जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि चाइना है। आज की डेट में हम देखते हैं कि फिजिकल वॉर्स करना उतना ज़्यादा समझदारी का काम नहीं समझा जाता। बहुत सारे इसलिए और तरीके ढूंढ लिए गए हैं जहाँ पर हम लोग किसी दूसरे कंट्री या किसी और बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक कंट्री एक स्पेशल फोर्स तैयार करती है, रादर दैन फिजिकली लड़ने के वो लोग लड़ते हैं ऑन साइबर स्पेस। तो वो लोग एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं, स्पेशल फोर्सेस इसके लिए तैयार की जाती हैं, दे हैव स्पेशल साइबर सेल्स फॉर दिस, एंड दे अटैक द अदर कंट्रीज, देयर सिस्टम्स, in order to gain information or in order to disturb the economy of that country, right?
तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जाता है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, उनके उनके वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम्स की इंस्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लेके आना, ताकि उनके सिस्टम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, उनकी गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो जाए, वो लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से पूरे के पूरे साइबर वॉरफेयर्स जो हैं वो एक प्रॉपरली चैनलाइज्ड तरीके से अटैक्स होते हैं जो कंट्रीज के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर थेफ्ट भी इंक्लूडेड है, तो डेटा जो होगा वो चोरी किया जा सकता है। इसके अंदर वैंडलिज्म, दैट इज डिफेसिंग दी वेब पेजेस। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप विजिट करते हैं कोई साइट को, तो उसके ऊपर कभी कभी किसी और कंट्री का मैप आ जाता है, या वो लोग कोई ऐसे स्लोगन्स लिख देते हैं गलत तरीके के। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक तरह का डर पैदा कर दिया जाए कि वो सेफ नहीं है। उनकी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स तक को हैक कर लिया गया है, वहाँ पर अलग अलग तरह की स्लोगन्स जो एंटी उस कंट्री के होते हैं वो वहाँ पर फैलाए जाते हैं, ताकि लोगों के अंदर एक तरह का डर जो है वो पैदा हो सके। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर the confidence level of the people of that country, and obviously it will create a sense of uh, fear in the people of that country, and it will also create a negative sentiment towards the political system of that country, because the citizens will feel that their government is not able to protect them. So such type of cyber warfares are also done to demoralize the people of that country. Next is cyber terrorism. टेररिज्म के बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, जो आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ में हम देखते हैं। लेकिन जब यही टेररिज्म साइबर स्पेस का सहारा ले लेता है और प्रोपेगेंडास फैलाने के लिए, रिक्रूटमेंट पर्पसेस के लिए, या किसी प्लानिंग के लिए, या किसी एग्जीक्यूशन के लिए साइबर स्पेस का इस्तेमाल हो, तो उसको हम कहते हैं साइबर टेररिज्म, राइट? साइबर टेररिज्म के अंदर टेररिस्ट जो होते हैं वो ऐसे सिंपथाइजर्स ढूंढते हैं साइबर स्पेस के ऊपर, ताकि वो लोग रिक्रूटमेंट कर सकें। वो लोग फंड्स इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं साइबर स्पेस के ऊपर, और प्रोपेगेंडास फैलाने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ताकि लोगों को रेडिकलाइज किया जा सके, लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन जो है उसको पैदा किया जा सके, ऐसे सेंटिमेंट्स जो बहुत ही हार्ड सेंटिमेंट्स है, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज जो हैं उनको पैदा किया जा सके। नाउ लेट अस सी द टूल्स ऑफ साइबर अटैक्स। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं, उनको अभी हम देखने वाले हैं। पहला है मालवेयर। मालवेयर का सिंपल मीनिंग है मिलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा कोई गलत तरीके का, गलत इंटेंशंस वाला सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर्स को डिसरप्ट कर सकता है। इसके अंदर वायरसेस आते हैं, स्पाईवेयर्स आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं। ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो अपने आप में दिखाता है कि वो एक गुड सॉफ्टवेयर है, अ जस्टिफाइड सॉफ्टवेयर। देखने में ऐसा लगता है कि इट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, लेकिन जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं और उसे या फिर डाउनलोड करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो अंदर उसके किसी न किसी तरह की मलिशियस सॉफ्टवेयर जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, राइट? दिस इज ट्रोजन। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको टारगेट किया जाता है। ईमेल सेंड किए जाते हैं, मैसेजेस के ऊपर लिंक्स सेंड किए जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको ऐसे ईमेल्स आते हैं कि आपका लॉटरी लग गया है, या फिर आपको लोन मिल गया है, कोई सैंक्शन हो गया, चाहे आपने लोन अप्लाई भी ना किया हो, फिर भी आपको ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। गलती से अगर हम ऐसे लिंक्स को या ऐसे ईमेल्स को एक्सेस कर लेते हैं, तो उनके अंदर छुपे हुए जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, आप नाम से ही समझिए कि आपको जो सर्विस आप लेना चाहते हैं, जो फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसको आपको करने नहीं दिया जा रहा है। सो बेसिकली ये इस तरह का अटैक है जिसके अंदर आपके फाइल्स को लॉक कर दिया जाएगा, या आपका मशीन जो है, आपका जो नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाएगा। तो आप उसको ओपन ही नहीं कर सकते हो, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से जो इंटेंडेड यूजर जो हैं उनके लिए ये इनएक्सेसिबल बना दिया जाता है, फाइल्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म बेसिकली जो है वो सोशली या पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजंस की वजह से किया जाता है। इसमें हैक्टिविस्ट जो हैं दे कैन ब्लॉक द गवर्नमेंट्स वेबसाइट्स एंड दे कैन ऑल्सो डिफेस द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। सो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर किसी न किसी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाता है, या उसको चलाने ही नहीं दिया जाता, उसके ऊपर कुछ और स्लोगन्स कभी कभी आ रहे होते हैं।
एक बार तो ऐसा भी देखा गया था कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट थी बिहार के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एक साइबर अटैक किया गया था, तो वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान के स्लोगन्स जो थे वो हमें दिखाई दे रहे थे। सो इस तरह के अटैक्स करना। ऑल्सो इसके अंदर ऐसी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ने फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर सोशल सिक्योरिटी रीजंस और फॉर डिफेंस के पर्पज से वो ब्लॉक करी गई हूँ। जैसे कि पोर्नोग्राफी की बहुत सारी साइट्स होती हैं, जैसे कि और बहुत सारे ऐसे रॉन्ग वेबसाइट्स हैं जिनको हम नहीं एक्सेस करने देना चाहते, सरकार नहीं करने देना चाहती है। तो इस केस के अंदर हैक्टिविस्ट क्या करते हैं कि उन वेबसाइट्स को अनब्लॉक कर देते हैं, ताकि बस आप एक तरह से सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार के अगेंस्ट आप कोई काम करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जब किया जाए, ऐसा कोई भी जब अटैक किया जाए, उसको हैक्टिविज्म कहा जाएगा। द लास्ट वन है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को आप नाम से ही समझिए कि ये सोसाइटी के ऊपर किसी तरह का अटैक है। इसके अंदर बेसिकली यूजर्स को लुभाया जाता है, दे आर एंटाइज्ड बाय द अटैकर्स, ताकि वो लोग उनको अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता सकें। ठीक, इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस जो की जाती है आजकल, कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो आपके ही किन्हीं फ्रेंड्स के नाम से रिलेटेड होते हैं। तो आपको नहीं पता होता कि वो जो अकाउंट है वो फेक है या वो एक्चुअल अकाउंट है। तो जब वो आपका फ्रेंड आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करने को कहता है, कोई फोटो वीडियो सेंड करने को कहता है, तो आप कर देते हो बिलीविंग दैट कि वो पर्सन जो है वो जेन्युइन पर्सन है। तो एक्चुअल में वो होता नहीं है, और ये लोग जो हैं वो किसी तरह से आपके इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकाल कर और उसका गलत इस्तेमाल आगे जाकर करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से इतने तरह के साइबर अटैक्स जो हैं वो पॉसिबल हैं हो पाने। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हमारे लिए हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसीलिए अब हमें ज़रूरत है कि हम इन अटैक से अपने भारत को बचाएं, भारत के लोगों को बचाएं, रादर नॉट जस्ट इंडिया बट वी हैव टू थिंक ग्लोबली ऑल्सो। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, बिकॉज टुडे is the world of globalization. We are always connected to the vast sphere of this business, vast sphere of this world. So we are always connected with everyone. We are always connected globally. So we need to fight together against this menace. Now let us see the recent cyber attacks on India. वैसे तो cyber attacks जो हैं बहुत टाइम से होते हुए आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आज ही पैदा हुई है। बहुत समय से वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अभी हम देखते हैं कुछ रीसेंट पास्ट ईयर्स में कुछ ऐसे जो अटैक्स हुए हैं उनको देखते हैं। 2017 के अंदर अटैक्स हुए थे। WannaCry नाम का एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, पीटिया नाम का एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। अब समझते हैं कि रैंसमवेयर क्या है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, और वेयर वर्ड सॉफ्टवेयर से लिया गया है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाए, अटैक हो जाए उसका, और आपको किसी तरह का कोई फाइल एक्सेस ना करने दे, आपका कंप्यूटर सिस्टम ना खुले, और उसके ऊपर जो अटैकर होगा वो आपसे एक रैंसम मनी की डिमांड करेगा, मतलब आपसे फिरौती की डिमांड करेगा, आपसे कुछ पैसों की डिमांड करेगा। जब तक आप उसको वो पैसे नहीं दे देते, तब तक वो आपको अपना सिस्टम जो है वो एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक, अभी जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं ये कौन से लोगों के ऊपर किए जाते हैं? ज़्यादातर ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े-बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, उनके वेबसाइट्स के ऊपर ऐसे अटैक्स किए जाते हैं, बिकॉज़ उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वहाँ से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उनके पास है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ब्लॉक देयर सिस्टम्स, और इस केस में वो लोग मजबूर हो जाते हैं ऐसे अटैकर्स को रैंसम देने के लिए। सेकंड इज़ 2018 के अंदर हमने देखा हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस, दैट इज़ आधार डेटाबेस जो है, उसके ऊपर अटैक कर लिया गया था, वो हैक हो गया था, और बहुत सारी आधार की जो डिटेल्स हैं वो एक्सपोज़ हो गई थी, ऑनलाइन लीक हो चुकी थी। अब आप देखिए भारत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा डेटाबेस आज की डेट में एग्ज़िस्ट करता है तो वो आधार ही है। आधार हर जगह पे आपसे माँगा जाता है। ऑलमोस्ट आजकल ऐसा हो चुका है कि आधार आपसे माँगा ही जाएगा, कोई भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनीथिंग, दैट मीन्स दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल। सो अगर ऐसे किसी डेटाबेस के ऊपर अगर कभी अटैक कर लिया गया, तो आप देखिए कि कितना सारे लोगों का इंफॉर्मेशन जो है, उनका नेम्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज़ हो जाएँगी,
और ये भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है. सो दिस अटैक शोड दैट इंडिया इज वेरी वेरी वल्नरेबल. इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स तैयार करने की ताकि ऐसे ग्रेव अटैक्स जो हैं हमारे ऊपर इन फ्यूचर ना हो. 2020 बहुत ही रिसेंटली एक चाइनीज ग्रुप था जिसका नाम था रेड एको. ये आपने सुना भी होगा, लॉकडाउन के अंदर इसका बहुत सारा नाम आया था. सो देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड रेड एको जिन्होंने एक मालवेयर अटैक किया था भारत के ऊपर. उसका नाम है शैडो पैड. सो द नेम ऑफ दैट मालवेयर वाज शैडो पैड. अब ये जो शैडो पैड नाम का मालवेयर था, इसने अटैक किया भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे. क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि ये कंट्री के इम्पोर्टेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हो गए, एनर्जी सिस्टम्स जिसके अंदर पावर आता है, वाटर सिस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ें इस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं. इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था बाय दिस मालवेयर. तो ऐसा देखा गया था कि महाराष्ट्र के अंदर और भी कुछ आसपास वाली स्टेट्स में पूरी तरह से जो पावर थी वो कट लग गया था, ग्रिड फेलियर हो गया था बहुत बड़ा मुंबई के अंदर. राइट. चाइना की तरफ से ऐसे अटैक्स पहले भी होते हुए आए हैं. ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं था, बहुत बार पहली मिलियंस ऑफ टाइम्स चाइना जो है पहले भी ऐसा कर चुका है, रादर नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन अदर कंट्रीज ऑल्सो. स्पेसिफिकली अगर हम 2020 की बात करें या उससे कुछ समय पहले से अगर हम देखें इवेंट्स को, तो चाइना और इंडिया का बॉर्डर स्टैंड ऑफ लद्दाख के अंदर चल रहा था. वहां पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे फिजिकली, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने एक और तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और वो एरिया था साइबर स्पेस का. तो उन्होंने हमें तंग करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है. दे हैव अटैक्ड अस फिजिकली ऑल्सो एंड दे हैव अटैक्ड अस ऑन द साइबर स्पेस ऑल्सो. राइट. सो दिस इज व्हाट साइबर वॉरफेयर इज. अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में आपने समझा. आगे देखते हैं. रिसेंटली 21 में, दैट इज 2021, एयर इंडिया का जो डेटा था, अराउंड 4.6 मिलियन कस्टमर्स जो थे उनका डेटा, उनके नाम, उनके पासपोर्ट डिटेल्स, उनके ईमेल आईडीज, उनके फ़ोन नंबर, सब कुछ एक्सपोज हो चुका था अक्रॉस द वर्ल्ड. उनके जो कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये डेटा जब एक्सपोज हुआ तो एक बार फिर से इंडिया की वल्नरेबिलिटी जो थी वो सामने आई. ये सामने आया कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके खिलाफ लड़ने की. हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स को तैयार करना पड़ेगा जो हमें प्रोटेक्ट कर सकें. अभी तक हमने समझा साइबर स्पेस के बारे में, हमने समझा साइबर सिक्योरिटी क्या है. वी लर्नड अबाउट द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कितने तरह के थ्रेट्स साइबर स्पेस पे हम लोग फेस करते हैं. ऑल्सो वी लर्न दैट कितने तरीके के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, कितने तरीके हैं अटैकर्स के पास साइबर अटैक्स करने के. अब हम देखते हैं कि इन साइबर अटैक्स का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है. हम इम्पैक्ट देखेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से. वी विल सी दैट कौन से इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होता है, गवर्नमेंटल लेवल पर कैसे होता है, इंडिविजुअल लेवल पर या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस पर किस तरह से होता है. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. इसकी बात हम लोग कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट दैट मेनी इंस्टीट्यूशंस विच आर वेरी एसेंशियल फॉर रनिंग अ कंट्री आर अटैक्ड बाय सच अटैकर्स, और इस तरह से एक कंट्री को हॉल्ट पे लाने की कोशिश की जाती है, उनके सिस्टम्स को हॉल्ट पे लाने की कोशिश की जाती है. सो वी आर अनेबल टू कैरी दोज ऑपरेशंस इन केस किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक होता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियली हमें साइबर अटैक्स जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को ये नुकसान पहुंचाते हैं. तो फाइनेंशियल लॉसेस में अगर हम देखें तो बिजनेसेस इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अगर चोरी हो जाएं, आप देखिए कि एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है वो खड़ा ही इस बेसिस पे है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, और अगर उसके प्रोडक्ट बनाने की जो इंफॉर्मेशन है अगर वही चोरी हो जाए तो बिजनेस के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिजनेस एकदम बंद हो जाएगा. तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये उसके पास, अगर ये चली गई तो उसका बिजनेस चला गया, तो इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट लॉस. सेकेंडली, बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के डेटाबेस के ऊपर,
जो उनके कस्टमर्स की है, उनके सप्लायर्स की है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सो इन दैट केस आप देखिए कि बहुत बड़ा नुकसान जो है ऐसे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को फेस करना पड़ेगा। उनका कस्टमर लॉस हो सकता है। एंड थर्डली, यहाँ पर बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ती है ऐसे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को व्हेन देयर इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय सच अटैकर्स। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो उन पर बिलीव करते थे, अब वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट के अंदर वो खत्म हो जाएगी अगर ऐसे कोई साइबर अटैक्स उनके ऊपर होते हैं। ठीक? तो इस तरह से वो वहाँ के जॉब्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ पे कोई और इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा। इनोवेशन का ऑब्वियसली नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो रहा है। ऑल्सो ऐसा देखा गया 2019 के अंदर कि 1.25 लाख करोड़ का नुकसान जो है साइबर क्राइम्स की वजह से भारत को हुआ है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी ह्यूज। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज़ फाइनेंशियल लॉसेस इन केस ऑफ बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस, देयर इज़ ऑल्सो अनदर एरिया जहाँ पर हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। जब भी ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू बिल्ड अ सिस्टम दैट कैन फाइट अगेंस्ट सच अटैक्स। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम्स। सो इस केस के अंदर हमें जब वो सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, हमें जब वो सारा का सारा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, सो उस केस में हमें बहुत सारा पैसा उसके अंदर लगाना पड़ेगा। हमारा जो बजट होगा वो इंक्रीज होगा। और आप जानते हैं कि जो सरकार बजट बनाती है, जो पैसा इस्तेमाल करती है उसके अंदर, वो सारा का सारा आता कहाँ से है? वो हम लोगों से ही आता है, फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री, राइट? तो ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारा ही पैसा है जो उधर जा रहा है। सो ऑब्वियसली एक तरह का खर्चा जो है वो एक देश के लिए बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसे अटैक्स होंगे, हमें वो फंड्स को तैयार अपने पास रखना होगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिकली एक देश को नुकसान होता है जब जब वहां पर साइबर अटैक्स होते हैं। दूसरा हम देखेंगे अब यहाँ पर कि किस तरह से पॉलिटिकली भी नुकसान फेस करना पड़ता है एक सरकार को जब ऐसे साइबर अटैक्स हों। जब भी कभी साइबर अटैक होता है तो उस केस में वहाँ के जो लोग हैं, उनका एक विश्वास जो सरकार के ऊपर रहता है वो खत्म हो जाता है, या एक तरह का मिसट्रस्ट, एक डिस्ट्रस्ट जो है वो सरकार के ऊपर होने लगता है। लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके, वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम सच साइबर अटैक्स। आप देखिए, जब चाइना अटैक करेगा, इतने बड़े लेवल पर अटैक करेगा और ये एक्सपोज हो जाएगी इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली भारत के लोगों को ऐसा लगेगा कि हम चाइना से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इट इज सेम लाइक वी आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स, एंड वहां पर जैसे हमें एंजाइटी फील होती है, वहां पर जैसे हमें एक डर फील होता है कि हमारे जो लोग हैं वो वहां पर लड़ रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा ही सेम यहाँ पर भी वो फीलिंग जनरेट होती है। और ऐसे केसेस में डेमोक्रेसी के ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। जब जब साइबर अटैक्स यहाँ पर लोगों की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द पर्सनल लिबर्टी, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं, इनको इम्पैक्ट होता है। हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो एक्सपोज हो गई, तो दैट इज़ आर राइट टू प्रिवेसी है, और उसके अगेंस्ट जाके कोई काम किया गया। हमारी जो पर्सनल लिबर्टी थी, हम जिस तरह से भी अपने सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाहें, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें, वो करने की आज़ादी हमें एक देश के अंदर है। पर जब ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर एक खतरा पैदा होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी सरकारें भी इन्वॉल्व होती हैं लोगों के ऊपर जासूसी करने में, कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कुछ स्पेशल पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जासूसी करती है सरकार। इन केसेस में भी हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। जो भी हमारी पर्सनल लिबर्टी है, वो हमारा अधिकार है, हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है, दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। एंड व्हेनेवर सच इंस्टीट्यूशंस गो अगेंस्ट इट, दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ इमोरल, दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ इल्लीगल टू, राइट? सो ऐसे केस में भी जब कभी सरकारें एक्सपोज हो जाती हैं, तो उस केस में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आती हैं। सरकारों को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ता है, सरकारें गिरती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको रिज़ाइन्स करने पड़ते हैं। ऐसा पास्ट इंसिडेंट्स के अंदर देखा गया है। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एक सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है साइबर अटैक्स का। सो वी सॉ दैट साइबर अटैक्स के अंदर रेडिकलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही कॉमन फीचर जो है देखा गया है। साइबर टेररिज्म के टॉपिक के अंदर हमने इसको अभी समझा था। तो साइबर स्पेस जो है, क्योंकि उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, इट इज़ अ बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी। सो इसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट जो भी हैं, वो
लोगों को रिक्रूट करने के लिए उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनका एक माइंडसेट जो है उसको वॉश करने की ट्राई करते हैं और इस तरह से वो लोग अपने प्रोपेगेंडास को फैलाते हैं। द सेकेंड वन इज रिग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। आजकल के इस एज में डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली कोविड टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हम लोग आजकल हर चीज़ डिजिटल मेथड से कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो या हमारी मीटिंग्स हो या हमारा कोई भी डेटा हो, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम शेयर करना शुरू हो चुके हैं अपने डिवाइसेस के ऊपर। सो ऐसे केस में जब साइबर अटैक्स होते हैं तो लोग जो हैं वो डिजिटल मेथड्स की तरफ एनकरेज नहीं होते बल्कि डिस्करेज होते हैं। तो वो लोग आगे प्रोग्रेस करने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ते हैं। दे अवॉइड यूजिंग डिजिटल मेथड्स इन केस ऑफ सच अटैक्स। और अगर आज की डेट में भारत के अंदर ऐसा हो जाए कि डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट लोग जाने लगें, तो हमने जो सपना देखा है भारत का, एक कैशलेस इकोनॉमी का, और आगे आने वाले समय में वी वांट टू सी इंडिया एज अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो ऐसा भारत का ये जो सपना है ये पूरे होने में थोड़ा दिक्कत आएगी। सो वी डू नॉट वांट such regressive steps to enter into India, and that is why it is very necessary to protect the cyberspace. The last one is mass hysteria. मास हिस्टीरिया मीनिंग लोगों के मन में डर बैठना। लोगों के अंदर अगर डर बैठ गया तो वो लोग ऐसे मेथड्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो लोग सरकारों से डरेंगे, वो लोग बहुत सारे बाहर की जो कंट्रीज हैं उनसे डरेंगे। दे विल बी स्केर्ड इन शेयरिंग देयर डेटा ऑनलाइन एंड दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। द लास्ट वन इज दैट इट लीड्स टू सेल्फ सेंसरशिप। सेंसरशिप से आप समझते हैं कि जहां पर हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने पर रोक लगा दें। इसके अंदर वर्ड है सेल्फ सेंसरशिप, मतलब मैंने अपने आप पर रोक लगा दी है कि मैं जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करूंगा, अपने फोटोज वीडियोस को शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक डर है, ऐसा एक डेंजर मुझे महसूस हो रहा है। आई एम सस्पिशियस दैट आई एम अंडर सर्विलेंस, मेरे ऊपर जासूसी की जा रही है और ऐसा मैं नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ एक्सप्रेस करने से, कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने से या किसी तरह की डिस्कशन में एंटर करने से। सो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आप देखिए ये कितना बड़ा नुकसान है हमारी सोसाइटी के लिए। व्हेन पीपल विल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स इन एक्सप्रेसिंग, they will not share their ideas, and obviously this is again a very very negative development that we do not want, that should enter our country. The last one is that it affects the national security and peace and stability in a country. अगर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा यहाँ पर अटैक होते हैं तो भारत की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे? हमारी इंफॉर्मेशन सारी की सारी लीक हो रही है, चाइना हमारे सिस्टम्स के ऊपर अटैक कर रहा है, या हमारे जो बहुत सारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स को डिफेस किया जा रहा है, वहाँ पे अवेलेबल डेटाबेस को चोरी किया जा रहा है। ऐसी कभी भी जब चीज़ें हो रही हैं जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो भारत की जो ये इंफॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, कोई देश हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो यस, दिस कम्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स a priority of the government to protect our country, not just on the borders but also in the cyberspace. Now let's understand the need of the cyber security. हमने अभी देखा कि बहुत तरीके से इम्पैक्ट साइबर अटैक्स जो हैं भारत को कर रहे हैं, और भी कुछ ऐसे एंगल्स को देखते हैं जहां पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, साइबर सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज साइबर वॉरफेयर ऑफेंसिव्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत सारे कंट्रीज ने अपने स्पेशल साइबर फोर्सेस तैयार की हुई हैं। दे हैव स्पेशल साइबर सेल्स जिनका इस्तेमाल करके वो लोग अटैक्स एग्जीक्यूट करते हैं। इनमें से ही एक देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। दे डू हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड दे कैन डेवलप such technology and they can fight against such attacks. They can also do offensive attacks here. मतलब उनके ऊपर अटैक किसी ने किया या नहीं किया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो है डिफेंसिव थिंग। लेकिन यहाँ पे ये लोग किसी दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए ऑफेंसिव अटैक्स भी करते हैं, यानी खुद से जनरेट करते हैं, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा और भी कुछ देश हैं जैसे कि चाइना, रशिया, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम, जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो ऐसे ऑफेंसिव मूव्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंक्रीज डिजिटल यूसेज पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड टाइम्स में डिजिटल यूसेज हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ नेसेसिटी टू टेक केयर ऑफ द साइबर स्पेस। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो डिजिटाइज हो रहा है बहुत ही फास्ट वे में, जिसकी वजह से
इस चीज़ की ज़रूरत हमें और ज़्यादा पड़ चुकी है। क्रिटिकल सेक्टर्स हमारे आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। पावर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे बहुत सारे गवर्नमेंटल वेबसाइट से कनेक्टेड हैं। सो सिंस द सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, दैट इज़ व्हाई द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज़ इवन मोर, राइट? क्योंकि अगर एक सेक्टर जो है अगर वो अफेक्ट हो गया तो साथ के साथ बाकी सेक्टर्स के भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह सरकार के लिए साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सबके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो स्टोर रहता है कंट्री के सिटीजन्स का। सेंट्रल सरकार की अगर हम स्पेशली बात करें तो उनके पास बहुत सारा डेटा है रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, और अगर कभी ऐसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएं तो ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इसीलिए सरकारों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करके रखें। Next is for the individuals. We do share a lot of photos, videos and other personal information. सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं। हम अपने पासवर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो सिक्योरिटी के पासवर्ड्स हम लोग रखते हैं, जिस केस में साइबर अटैक्स होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और ऐसा देखा गया कि इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर थ्रेटन किया गया लोगों को, स्पाई किया गया लोगों को और उनको ब्लैकमेलिंग भी की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे सीरियस इश्यूज राइज हुए। नेक्स्ट फॉर द बिजनेसेस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट देम दैट अ लॉट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड देयर, एंड इन टूडेज वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी डेटा जो है वो करेंसी माना जाता है। डेटा इज कंसिडर्ड एज द करेंसी। मतलब जिसके पास डेटा है वो बहुत सारे कस्टमर्स बना सकता है, वो बहुत सारा एक्सपोजर पा सकता है मार्केट के अंदर। तो जब ऐसा इंफॉर्मेशन लीक होगा तो अगर आपका कस्टमर गया तो मतलब आपका पैसा गया। तो ऐसे साइबर अटैक्स जब होते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, तो द बिजनेसेस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर इंफॉर्मेशन, दे कैन नॉट afford to lose their intellectual property, they cannot afford to lose their financial informations. Also, लॉस ऑफ सोशल गुडविल, वो लोग नहीं चाहते कि उनका जो कस्टमर डेटाबेस है वो किसी भी तरह से हार्म हो, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस बना हुआ है इस बिजनेस इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो किसी तरह से भी नुकसान में आए। So that is why they want to maintain the credibility in the market, and hence they need cybersecurity for themselves. Now we'll see what are the steps that are taken by India to improve cybersecurity. The first one is Section 66F of Information Technology Act 2000. इसके अंदर प्रोविजंस ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंदर साइबर टेररिज्म, डिनाइल ऑफ एक्सेस सर्विसेज अगर होती हैं या अनऑथराइज एक्सेस अगर होता है, आपका कंप्यूटर कंटामिनेट हो चुका है, ऐसा कोई भी नुकसान अगर आपको हुआ या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अंदर प्रोविजंस ऑफ फाइन्स भी हैं, एंड प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इज ऑल्सो देयर विच मे एक्सटेंड टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। द नेक्स्ट वन इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट वाज ड्राफ्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ करता था। ये जो पॉलिसी है ये प्रपोज करती है कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी है जो उसको इंडिजनाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे बाहर वाले कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं हम बाहर से लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा खतरा जो है भारत के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारी है ही नहीं। तो ये पॉलिसी उसके ऊपर फोकस करती है। इस पॉलिसी के अंदर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया था, जो काम करता है कंट्री की रेजिलियंस को इंक्रीज करने के लिए और यहाँ के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ये काम करती है अवेयरनेस जनरेशन के अंदर, और ऑल्सो ये इनकरेज करती है पीपीपी फ्रेमवर्क को, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या है कि सरकार किस तरह से प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से सरकार जो है वो साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट कर सकती है। ऑल्सो इसमें कहा गया कि आने वाले 5 सालों के अंदर 5 लाख प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर प्रोफेशनल्स दैट आर स्किल्ड इन साइबर सिक्योरिटी आर वेरी वेरी लेस, एंड दैट इज वाई इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ फोर्स इन इंडिया। द नेक्स्ट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर है जो नाम से ही आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कभी
यहाँ पर अटैक्स हों तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर ये सेंटर करता है। अगला है सर्ट इन। सर्ट इन स्टैंड्स फॉर Computer Emergency Response Team and IN stand for Indian. So basically it is Indian Computer Emergency Response Team. This is an organization that was built under Ministry of Electronics and Information Technology with an objective of securing Indian cyberspace. ये जो एजेंसी है ये काम करती है रिस्पॉन्ड करने में, जब भी कोई साइबर अटैक होता है उसका एनालिसिस करती है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने की ज़रूरत है सरकार को या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को तो ये वो काम भी करती है। Also, it gives cyber alerts whenever it is required. So the purpose of CERT-In is to respond to computer security incidents, report on the vulnerabilities, and promote effective IT security practices throughout the country. The next one is Cyber Surakshit Bharat Initiative. इसके अंदर सरकार के कुछ ऑफिसर्स और उनके साथ काम कर रही वर्कफोर्स को अवेयर किया जाता है अगेंस्ट साइबर स्पेस। नेक्स्ट इज साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। इसके अंदर एक प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की जा सकती है, किस तरह से हम लोग कभी कभी साइबर अटैक हो तो हम उसको टैकल कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के तरीकों को भी यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम से आप देखिए ये काम करता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो बहुत सारी एजेंसीज जो इन्वॉल्व रहती हैं क्राइम्स को टैकल करने में, उन सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करना और उनको एक ग्रिड पर रखने का काम जो है वो ये कोऑर्डिनेशन सेंटर करता है, जिसके बाद साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। The next one is National Cyber Security Coordinator. This was formed under National Security Council Secretariat that coordinates with different agencies at the national level for cyber security measures. तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ ही अटैच्ड है। The next one is साइबर स्वच्छता केंद्र। नाम से आप देखिए ये इंडिकेट करता है स्वच्छता। स्वच्छता मतलब समथिंग हैज गॉन रॉन्ग दैट हैज टू बी क्लियर्ड। सो इफ यू आर अटैक्ड बाय एनी मलिशियस सॉफ्टवेयर और आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसको क्लियर कर दिया जाए तो आप लोग जा सकते हैं इस केंद्र के अंदर और यहाँ पर जाकर आप लोग अपने सिस्टम्स को क्लीन करवा सकते हैं, अपने मैलवेयर को निकलवा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है जिसको बनाया गया था सर्ट-इन के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर स्वच्छता केंद्र का एम लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रमोट करने का भी है, ताकि लोग जो हैं वो अपने कंप्यूटर्स का, अपने मोबाइल फ़ोन्स का, अपने और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो डेटा है उसको सिक्योर रखें, ताकि आने वाले समय पे उनके ऊपर दोबारा कभी ऐसे अटैक्स ना हो सकें। द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, दैट इज ISEA। इस प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी की तरफ जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो भी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और अवेयरनेस जनरेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। ये एक नया अपग्रेडेशन होगा ऑन द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2013 के अंदर बनाई गई थी। तो इसके अंदर कुछ और बेहतर मेजर्स के साथ सरकार सामने आएगी। इसका जो एम है दैट इज इम्प्रूव द साइबर अवेयरनेस एंड द साइबर सिक्योरिटी थ्रू मोर स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई भी ऑडिट्स नहीं होते, वहाँ पे चेकिंग नहीं होता। दे डू नॉट चेक देयर सिस्टम्स वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वेदर दे कैन बी अटैक्ड और नॉट। तो ऐसे केस के अंदर हमें ऑडिट्स करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अबाउट द पॉलिसी इफ वी सी, there will be tabletop cyber crisis management exercises regularly to reinforce the idea that cyber attacks can take place regularly. Next is about the policy. इसके तहत साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो किया जाएगा। सो दे विल क्रिएट अ सर्टेन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो लोग तैयार करेंगे अपने सिस्टम्स को कि अगर कभी साइबर अटैक हो तो उससे किस तरह से लड़ना है। इट डज कॉल फॉर एन इंडेक्स ऑफ साइबर प्रिपेयर्डनेस एंड अटेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो किस तरह से भारत के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो साइबर प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, उनकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं साइबर प्रिपेयर्डनेस में, ऐसा एक इंडेक्स बनाया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। A separate budget for cyber security is suggested as also to synergize the role and functions of various agencies with requisite domain knowledge. तो बजट की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली रहती है, फंड्स जो हैं वो हमें चाहिए ही। इस पॉलिसी के तहत एक सेपरेट बजट भी तैयार किया गया है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिसके सेपरेट रोल्स, सेपरेट फंक्शंस हैं, जिनको ज़रूरत है बहुत सारे फंड्स की, who need certain technologies to fight against this cyber attacks. So that is why a separate budget is required and for which this policy has proposed.
Now let us see the challenges in tackling cyber offenses. बहुत सारे challenges भारत के अंदर हम लोग face कर रहे हैं क्योंकि भारत बहुत vulnerable है. Let us see कि क्यों ऐसी vulnerability arise हुई है, क्या वो challenges हैं जिनको हमें यहाँ पर tackle करने की ज़रूरत है. The first one, poor cyber security infrastructure. हमारे यहाँ पर बहुत ही कम साइबर क्राइम सेल्स हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ही कम साइबर कोर्ट्स हैं जहाँ पर ऐसे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके. सो अगेन दैट मेक्स अस वेरी वल्नरेबल कि हम लोगों के पास वो सिस्टम नहीं है. हम लोग कहाँ पर जाके रिपोर्ट करें, हम लोग कैसे उस क्राइम के खिलाफ लड़ें, हमें इसकी जानकारी भी बहुत कम है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है. हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, सर्टेन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर हमने देखे थे यहाँ पर. सो ये सब चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को कनेक्ट नहीं करती है. एक एजेंसी की इंफॉर्मेशन वहीं पर रह जाती है, वो दूसरी एजेंसी को जाके इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करती है. लाइक दे आर वर्किंग इन सीलोज, वो अलग अलग काम कर रहे हैं. सो प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है दैट व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड, इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगह पर पड़ी रह जाती है और काम जो है वो एकजुट होकर नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मैन पावर. हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है. वी डू नॉट हैव इनफ वर्क फोर्स जो काम कर सके इस डायरेक्शन के अंदर. तो वी नीड टू फर्स्ट बिल्ड अप सच पीपल. हमें ऐसे लोगों को स्किल करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे स्किल प्रोफेशनल्स बनाने की ज़रूरत है. एंड सेकेंडली, इस सेक्टर के टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर के अंदर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले जो वर्कफोर्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इस फील्ड की तरफ जाकर काम करने की इच्छा उनमें होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कैपेसिटी डेफिसिट्स ऑफ ऑफिशियल्स. We do not also have enough officials who can actually tackle such issues. They do not have enough knowledge, they do not have enough awareness against such issues. So again, that is a problem. नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस इश्यूज. लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से हमें इसको टैकल करना चाहिए. यार ऐसा कुछ होता है भी या नहीं, इस बारे में भी जानकारी बहुत कम लोगों को है. नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन. अब देखिए, कहने को तो डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा वरदान था भारत के लिए. बैठे बैठे आप कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप किसी तरह भी इंटरनेट से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. लेकिन आजकल के इस टाइम में डिजिटलाइजेशन ने हमें थोड़ा एक बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि इसके अंदर वी हैव बिकम वल्नरेबल टुवर्ड्स सच अटैक्स. क्योंकि काम ही इंटरनेट पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा हमेशा एक्सपोज्ड है टू दोज अटैकर्स. तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक्सपोज्ड है. अब ज़रूरत क्या है कि यूजिंग दिस डिजिटलाइजेशन साथ साथ में हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स को ऑलरेडी इन प्लेस करना पड़ेगा ताकि हम डिजिटलाइजेशन को भी एंजॉय कर सकें, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन देख सकें और दूसरी तरफ हम अपने इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर कर सकें. नेक्स्ट वन इज एनोनिमिटी. एनोनिमिटी का मतलब कि आपको पता ही नहीं चला कि अटैक कहाँ से हुआ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइबर अटैक्स के अंदर यही है बिकॉज दीज अटैक्स आर बॉर्डरलेस. कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिया से ये अटैक होगा, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि चाइना से ये अटैक होगा. कहीं पे भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर ये अटैक एग्जीक्यूट किसी भी दूसरे पर्सन, गवर्नमेंट, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस किसी भी कोने में हो किया जा सकता है. राइट. सो टू टू ट्रैक दैट पर्सन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज ज्यूरिसडिक्शनल कंसर्न. साइबर ऑफेंसेस के अंदर क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है, साइबर क्राइम कहीं कंडक्ट हुआ, करा किसी और पर्सन ने, उसको आप कहाँ पर जाकर एड्रेस करवाएंगे, आप उसकी उसका जुरिसडिक्शन जो है वो कहाँ पर होगा, कौन सी कोर्ट के अंदर वो क्राइम जो है उसकी ट्रायल जो है वो होगा. वी आर अनएबल टू सॉल्व दिस इशू करेंटली क्योंकि बॉर्डरलेस है. तो आप ये चीज़ प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे इसका रजिस्टर होना चाहिए और कहाँ पर ये जो क्राइम है कंडक्ट हुआ है. तो जुरिसडिक्शनल कंसर्न की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बनी रहती है. नेक्स्ट इज पोअर इन्वेस्टमेंट्स इन साइबर सिक्योरिटी बाय प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके ऊपर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के एरिया में नहीं करे हुए हैं. उन लोगों ने अपने फंड्स को अलग से नहीं रखा हुआ. दे हैव नॉट केप्ट डेडिकेटेड फंड्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, जिसकी वजह से उनको ऐसे अटैक्स का सामना करना पड़ता है. अंडर रिपोर्टिंग और नो रिपोर्टिंग ऑफ द अटैक्स. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे
बिजनेस हाउसेज हैं जो अटैक्स को रिपोर्ट ही नहीं करते, या तो कम रिपोर्ट करते हैं या रिपोर्ट करते ही नहीं है। इसका रीज़न एक तो ये भी है कि बहुत बड़ा, क्योंकि मार्केट के अंदर उन लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है, और अगर वो ऐसे अटैक्स को बता देते हैं कि हाँ जी, हमारे ऊपर ऐसा कोई अटैक हुआ है, सो इन दैट केस मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड उन्होंने किया है अमंग देयर कस्टमर्स, वो लूज़ होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। सो दैट इज़ व्हाई सच केसेस अकर, और अगर आपको रिपोर्ट ही नहीं हुआ वो केस, अगर एजेंसीज़ को रिपोर्ट ही नहीं हुआ वो केस, सो कैसे वो लोग उससे टैकल करेंगे? दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस मतलब अटैक होने से पहले ही अपनी तैयारी रखना, पहले ही प्रिपेयर्डनेस होना, ठीक? अब इस केस में हम लोग थोड़ा-सा पिछड़े हुए हैं। भारत के अंदर ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। हमारी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो बड़ा डिलेड रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे सर्टेन की आप एग्ज़ाम्पल ले लो। अटैक यहाँ पर हो जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, उसके बाद जाके सर्टेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। अभी पीछे ही कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जहाँ पे सर्टेन ने काफ़ी देर में रिस्पॉन्ड किया, काफ़ी देर में अलर्ट्स वो लोग जारी करते हैं, तब तक आधा नुकसान हो चुका होता है। फाइन जी, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम हियर। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन प्लेयर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी टूल्स। हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो भी हम सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारत में नहीं बनती। हमारे पास उतनी काबिलियत फ़िलहाल नहीं है। वी डू नॉट हैव सच प्रोफेशनल्स येट इन आवर कंट्री। सो दैट इज़ व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी, एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या भेज रही है हमारे भारत में, हमें उसकी जानकारी नहीं है। अगर होगी भी जानकारी तो तब तक काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होगा, राइट? सो इस डिपेंडेंसी को हमने कम करना है। ये हमारा एक टारगेट भी है जो हमने स्ट्रैटेजी 2020 की बनाई है, उसके अंदर भी हमने ये बात कही कि हमें इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि हमें फॉरेन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नाउ लेट अस डू द सजेशंस टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। क्या ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें? The first one is coordination enhancement. So the coordination of all the agencies is very, very important, not just at the national level, but at the local levels also, state levels, international level. हर जगह हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बात कही कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। हर एक कोने का पर्सन किसी दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन से कनेक्टेड है, चाहे बिजनेस वे में कनेक्टेड है, चाहे सोशल वे में कनेक्टेड है, गवर्नमेंटल लेवल पे कनेक्टेड है। सो यहाँ पर ये नीड अराइज होती है कि हमें वो कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना है कि भारत के अंदर अटैक हुआ है तो यूएसए बिल्कुल आराम से बैठे, कि अगर यूएसए के अंदर अटैक हुआ है तो हमें अलर्ट नहीं होना चाहिए। नो, दैट शुड नॉट बी द थिंग। वी शुड बी इक्वली अलर्ट अगर किसी दूसरे कंट्री में भी अटैक होता है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिकली कह लो, पॉलिटिकली कह लो, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस सब कुछ अफेक्ट होता है जब हम ऐसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। नेक्स्ट इज रोबस्ट ट्रेनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इज द नीड ऑफ द आवर। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अभी क्राइसिस मैनेजमेंट करना उतने बढ़िया तरीके से नहीं आता है, सो वी नीड टू बिल्ड दैट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस वुड इन्वॉल्व क्रिएटिंग मोर साइबर सेल्स, साइबर कोर्ट्स एंड साइबर फोरेंसिक लैब्स सो दैट द वायलेटर्स आर ड्यूली पनिश्ड। सो साइबर सेल्स और साइबर कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है ही है। इसके साथ साथ हमारा जो एग्जिस्टिंग साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जो लड़ती है इस साइबर अटैक से, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे इंटरनेट को और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है, राइट? एंड द लास्ट वन इज़ इंक्लूडिंग डिजिटल लिटरेसी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि डिजिटल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पे कैसे खतरे हो सकते हैं। हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, दुनिया के हज़ारों तरीके की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके पीछे छुपी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। किस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा सकते हैं, किस तरह से हम वल्नरेबिलिटी के अंदर आते हैं, इस बारे में जानकारी हमें नहीं है। सो दैट इज़ वाई एक एजुकेशन लेवल पर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो स्कूल लेवल पर हम लोग करें, चाहे हम कॉलेज लेवल पर करें, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आजकल के एटलीस्ट आजकल के जो बच्चे अब आ रहे हैं, उन लोगों को इस बारे में नॉलेज हो। Responsibility on service providers. Website owners must be made more cautious towards traffic on their sites and report any irregularity. देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट ओनर्स रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उनकी साइट्स जो हैं वो किस तरह से वल्नरेबल हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं, इस बारे में जानकारी नहीं देते। तो यहाँ पर अब एक और काम करने की ज़रूरत है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी चाहिए कि इन केस आपके यहाँ पर ऐसा कोई भी काम होता है, कोई भी ऐसा अटैक होता है, सो यू शुड रिपोर्ट। अमेंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट हमारा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, 2000 के अंदर आया था और अब ज़रूरी है कि नए भारत के साथ नए लॉज भी आएँ। There is a need to put a legal responsibilities on companies to conduct regular cyber security audits. So cyber security audits की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आपके सिस्टम्स को चेक किया जाएगा कि क्या आपके सिस्टम्स इतने काबिल हैं कि वो किसी साइबर अटैक को झेल सकते हैं या उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। एंड फॉर दिस आईटी एक्ट जो है उसको अमेंड करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ मैंडेटरी ऐसी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स का क्लॉज जो है वो डालना पड़ेगा, ऐसी एजेंसीज का नाम वहाँ पर डालना पड़ेगा जो ऐसे ऑडिट्स कंडक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। गिवन इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द मोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, ये दो अलग अलग पॉलिसीज हैं। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क पे काम करती है, एक साइबर सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेडली काम कर रही है। देखो दोनों सेक्टर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन पॉलिसीज दोनों की अलग अलग हैं, सीलोज में काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू इज, हमें उनका इंटर कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है जो साइबर सिक्योरिटी को इफेक्टिवली टैकल कर पाए। फाइन। साइबर सिक्योरिटी इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर साइबर सिक्योरिटी के तरफ जो भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है वो हो जाना चाहिए। स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, हर लेवल पर हमें करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, देने की, एजुकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को नहीं पता है। दे आर यूजिंग द सिस्टम्स बट दे आर अनअवेयर ऑफ द अटैक्स। एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हैं भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, किस तरह से ये तरक्की करते हैं। अगर इनको कोई नुकसान पहुंच गया तो डायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग द कंट्री। फाइन। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव this training and education program for these institutions. Secure cyber ecosystem, हमने कहा कि हमने सिस्टम को सिक्योर कर लिया, लेकिन इस सिक्योर्ड सिस्टम को भी सिक्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि ये हमेशा आगे भी सिक्योर रहे। सो वी नीड फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी CISOs जो हैं वो थोड़े कम हैं हमें मात्रा में, हमें और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ज़रूरत है। earmark certain percent of funds towards enhancing cyber security. Although we have a dedicated fund for our defense purposes, similarly we need to have cyber security से related funds also, जो separately हम dedicated funds ऐसे बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए लड़ें। क्योंकि जितना नुकसान फिजिकल बॉर्डर्स पे हमें दूसरे देश कर सकते हैं, उतना ही नुकसान, रादर उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो साइबर स्पेस से हमें हो सकता है, भारत को हो सकता है। प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स टू कंपनीज टू अपग्रेड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी होगा, ऐसे लोग आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करें, इसके लिए हमें उनको कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। तो क्या किया जा सकता है, टैक्स इंसेंटिव्स दे दीजिए आप कंपनीज को, ताकि आने वाले समय पे भी वो लोग अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकें। क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजी तो एवर ग्रोइंग है, वो हर साल भी ज़्यादा हो गया, वो हर आए महीने, हर आए दिन बदल सकती है, हर साल बदल सकती है, हर मोमेंट बदल सकती है। सो ऐसे केस में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू एनकरेज दोज कंपनीज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन R&D टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड आर इंडिजीनियस वेज। आजकल IoT का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिसिस का ज़माना है, हम लोग AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऐसे कुछ तरीके हैं जो आज की डेट में हमारे लिए एक बून की तरह साबित हो सकते हैं, हमारे लिए एक वरदान है। ये टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे पास है, इसको इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड अ नंबर ऑफ वेज टू टैकल सच सिस्टम्स। तो ये R&D अगर हम करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर,
So surely we can make our systems more secure. PPP framework for cyber security, that is public private partnership. इसके अंदर हम बात करना चाहते हैं पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. तो हम क्या चाहते हैं कि सरकार और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिलकर साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करें. ऐसा टेक्नोलॉजिकल लेवल पर और फंड्स के लेवल पर दोनों एक दूसरे की सपोर्ट के साथ एक बढ़िया इकोसिस्टम साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड बनाकर भारत को दें. Enhancing awareness among the people through awareness campaigns. Again, awareness is very, very important. Awareness is one of the main reasons which is why we are lacking in this field. हमें अगर हम प्रोएक्टिव हो जाएं, अगर हमें इस चीज़ की जानकारी हो जाए, हम अपने सिस्टम्स को खुद ही प्रोटेक्ट करने लगेंगे, जिस केस में साइबर अटैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएंगे. Now we'll do certain questions on cyber security. These are practice questions. Let us first see prelims related questions. What is the rank of India in the Global Cyber Security Index? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट कंट्रीज को अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी. तो इसके तहत रैंक जो है वो दिया जाता है और पॉइंट्स के बेसिस पे ये रैंक प्रोवाइड किए जाते हैं. कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इन्वॉल्व है इसके अंदर? इसका नाम है ITU. इट इज़ अ UN एजेंसी. ITU इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये जो एजेंसी है ये रिलीज करती है इस इंडेक्स को, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स. इस इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो आया है 10th. इंडिया की अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया ने 37 रैंक्स का जंप जो है यहाँ पर शो किया है. सो द करेक्ट आंसर इज 10, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल. ऐसा देखा गया कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज कि भारत ने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है. चाइना भी हमारे से पीछे है इस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड और चेस्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल. ये एक तरह का साइबर क्राइम है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेज करता है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है या फिर उसे ब्लैकमेल या तंग किसी भी तरीके से करने की कोशिश करता है. इस साइबर क्राइम का नाम है स्टॉकिंग. सो व्हेन अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली चेजिंग अनदर पर्सन, देखिए ये फिजिकली भी होता है, फिजिकली हो तब भी इसको स्टॉकिंग बोलते हैं, लेकिन ये साइबर स्पेस पे भी किया जाता है. व्हेन पीपल फॉलो यू कॉन्स्टेंटली ऑन साइबर स्पेस, so it's called stalking. The third question, let us see which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all the information in the background and send it to someone else. अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहा इन्होंने, इन द बैकग्राउंड. सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको नहीं पता चल रहा है कि आपसे गैदर किया जा रहा है, आपका वो इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो रहा है, मतलब आपके ऊपर जासूसी की जा रही है किसी तरह की. एंड ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, ऐसे मिलिशियस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है स्पाईवेयर. इसका एग्जाम्पल अभी अभी कुछ ही समय पहले न्यूज़ में था, पेगासस नाम का. पेगासस इज ऑल्सो नॉट अ न्यू सॉफ्टवेयर, वो पहले भी आ चुका है. पहले व्हाट्सएप जो था उसको टारगेट किया था, अभी रिसेंटली इसने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को, कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट किया था. नाउ वी विल सी द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन and I would like you to attempt this question and please comment below so that you can enhance your knowledge. So the question is, the age of digitalization has opened numerous opportunities for India, but the rising cyber crimes have raised a concern with respect to data security. In the light of above statement, highlight the challenges that India is facing in tackling cyber attacks and also suggest ways to counter such threats. So you have to answer two things here. One is the challenges and second is you have to suggest ways to tackle this. So cyber security के ऊपर questions हर साल आते हैं मेंस के अंदर. ऐसा कोई मेंस का पेपर नहीं गया जिस साल में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो. और आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ऑन पीक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इन न्यूज़. दैट इज़ वाई, और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते रहते हैं भारत के अंदर और अक्रॉस द वर्ल्ड.
That is why this becomes very important, and I would like you to attempt it. So that's all from this topic. Thank you very much for listening. Subscribe to our YouTube channel, and for more updates, follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF related to this lecture, then you can get that on our Telegram channel. Thank you very much.